हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? साइड में चैट सेक्शन में आप लोग लिख के बता सकते हो। इसमें वॉइस एंड वीडियो क्लियर टू ऑल? 3.6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन वन का थर्ड पार्ट। अच्छा, क्वेश्चन वन में आप लोगों को काफ़ी सारे डाउट्स होंगे। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन वन के पार्ट दिए थे मैंने। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3.6, आंसर नंबर वन। इसमें हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर थ्री बोला आपने? ठीक है, पार्ट नंबर थ्री। पार्ट नंबर थ्री says 4 upon x plus 3y is equals to 14 and 3 upon x minus 4y is equals to 23। अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, स्वानी एक बार रिफ्रेश करके देख लो, बाकी सारे बच्चों को आवाज़ आ रही है? बाकी सबको आ रही है ना? किसी को कुछ अगर नहीं आ रही तो बताओ। चलो, सबको आ रही होगी आवाज़। सो दीज टू इक्वेशंस में हमें प्रॉब्लम दे रहा है डिनोमिनेटर वाला x। y तो नॉर्मल न्यूमरेटर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे 1 अपॉन एक्स को a। ओके, तो दो बच्चे बोल, अभिषेक को भी आ रही है। चलो, सो 1 अपॉन एक्स को हमने लिया a। y को लेट करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी न्यूमरेटर में है। हमें दिक्कत देता है डिनोमिनेटर वाला पार्ट। सो दिस इक्वेशन विल बिकम 4 अपॉन एक्स। मैंने 1 अपॉन एक्स को a लिया है तो ये बनेगा 4a, और आगे का 3y रहेगा एज इट इज, 14 रहेगा एज इट इज। इक्वेशन वन। और ये वाली इक्वेशन 3 अपॉन एक्स बनेगा 3a माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23। आफ्टर दैट आपको दो इक्वेशंस को सॉल्व करना तो आता ही है बहुत अच्छे से। इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग एनी ऑफ द मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपका मन करे। यहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से हम निकालेंगे a और y की वैल्यूज़। यहाँ से हम निकालेंगे a की वैल्यू एंड y की वैल्यू। y की वैल्यू जो आएगी वो तो एज इट इज़ आंसर बन जाएगा, और a की वैल्यू जो आएगी वहाँ से हम a को इक्वल्स में लिखेंगे 1 अपॉन एक्स एंड वी विल फाइंड x की वैल्यू। ये बन जाएगा x। सो अल्टीमेट आंसर्स आर x एंड y की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर, अच्छा देखो, अब हम इतने सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज कर चुके हैं। इक्वेशंस को सॉल्व करना मैं हर क्वेश्चन में नहीं करवाऊंगा।
इक्वेशन में बनाया कैसे वो बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अगर बाय चांस आप होमवर्क में करते हो घर पर कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है, गलत आंसर आ रहा है, तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन बता देना। बट मैं हर क्वेश्चन को पूरा पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट बारी आती है पार्ट नंबर 5। आप लोगों ने डाउट बोला, मैं 6th उठा रहा हूँ, और 6th में एक स्टेप बाद वो 5th पार्ट जैसा बन जाएगा, ध्यान से देखना। 6th क्वेश्चन है 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6xy, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5xy। इस क्वेश्चन में देखो x और y दोनों में से कोई भी डिनोमिनेटर में नहीं है, दोनों ही न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर लेट करने का तो कोई फायदा नहीं है, इस क्वेश्चन में लेट करने का नो यूज, क्योंकि कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं है इस स्टेज पर। बट हमको दिक्कत क्या दे रहा है, ये एक्स वाई। अभी तक हम जितने क्वेश्चन करे उसमें यहाँ पर कांस्टेंट होता था, ऐसे एक्स वाई वाली टर्म तो होती नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स वाई को नीचे डिवाइड में ले जाएंगे, यहाँ पर 6 के साथ मल्टीप्लाई में है, हम इसको ले जाएंगे डिवाइड में। सो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो क्या बनेगा, 6x प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6। डिनोमिनेटर को हम इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग लिख सकते हैं। 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6। नाउ x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। इस स्टेज पर कैंसिल नहीं कर सकते थे क्योंकि ऊपर बीच में प्लस का सिंबल था। अलग अलग करेंगे। अब जब कोई पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया, ये पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया, तो इन टर्म्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ से मिलेगा 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 6। दूसरा, मैं यहाँ से 3 भी कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकता हूँ। सो कितना बन जाएगा, 3 कॉमन निकाला, यहाँ से बचा 2 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ से इसको कैंसिल करा तो बचा 2। अब x वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, इसको हमने मार्क करा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको मैं करता हूँ यहाँ पर, 2x प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5। अलग अलग करते हैं, 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5। x और y एक एक करके एलिमिनेट करा तो बनेगा 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पर तो हमने कॉमन ले लिया था, बट यहाँ पर 2 कॉमन आ सकता है, बट कोई फ़ायदा नहीं, इधर 5 है। सो इसको सीधा करते हैं, 4 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 5। ये बना इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई वाली कंडीशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे लेट। अब इस स्टेज पर आके लेट करना हो गया ठीक, ऊपर वाले स्टेज पर नहीं था। सो लेट 1 upon x is equals to a and 1 upon y is equals to b। therefore फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी एंड सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 1a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2। a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2।
equation number 3. Similarly, this will be 4a plus 2b is equals to 5, equation number 4. अब हम पहले थर्ड और फोर्थ इक्वेशन सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। a और b की वैल्यू यहाँ पर डाल के x और y की वैल्यू निकालेंगे। बताओ, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? जल्दी से बताओ, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, उत्कर्ष को आ गया समझ में, लिखी को भी आ गया समझ में। ना एंड ये वाली जो स्टेज थी, ये वाली, आप लोग ध्यान से देखो तो आपका पार्ट नंबर 5 आपको इस स्टेज पर दे रखा है। ये चीज़ दे रखी है पार्ट नंबर 5। सो एक स्टेप के बाद ये पार्ट नंबर 5 बन गया। पार्ट नंबर 5 को सेम तरीके से हम प्रोसीड करेंगे एंड आंसर निकालेंगे। ठीक है, सो पार्ट नंबर 5 ऑटोमेटिकली कवर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर और कोई पार्ट? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कोई और पार्ट जो आपका डाउट हो? ठीक है, कोई भी नहीं। ठीक, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पर चलते हैं। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पर चलने से पहले एक बात इम्पोर्टेंट, एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। एक फार्मूला तो है ये जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये फार्मूला कभी कभार हमको इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस लेके चलना पड़ता है, कभी स्पीड कभी टाइम। फार्मूला थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या गिवन है। दूसरी चीज, वर्क एंड टाइम वाले जो क्वेश्चंस होंगे, कौन से क्वेश्चंस हैं मैं बताऊंगा जब आएंगे, बट जो भी मैं वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चंस बोलूँ उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि उसके अंदर रेसिप्रोकल्स होते हैं। अब क्यों होते हैं उसका रीज़न तो थोड़ा सा टिपिकल है, मैं समझा दूंगा, बट जिसको समझ में ना आए तो भी चलेगा, क्योंकि आपसे कभी भी रीज़न नहीं पूछा जाएगा कि आपने रेसिप्रोकल करा क्यों, बस आपको आंसर सॉल्व करना है। स्टिल मैं एक बार आपको समझा दूंगा। रेसिप्रोकल्स होता है और रेसिप्रोकल्स भी एक ही कंडीशन पर होता है, जब हमको स्टेटमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक वर्ड मेंशन हो। स्टेटमेंट मेंशन करती हो कौन सा वर्ड? टुगेदर। अगर स्टेटमेंट में वर्ड टुगेदर है तो उस वाली स्टेटमेंट के अंदर रेसिप्रोकल्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, और वो भी वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, ये तो जब क्वेश्चन आएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान रखना बस ये पॉइंट। उसके बाद आता है क्वेश्चन बोट एंड रिवर वाला। बोट एंड रिवर वाले में हमको दो चीज़ें मिलती हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हो रिवर के, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और इसका मतलब इन सेम डायरेक्शन। और किस चीज़ की डायरेक्शन?
फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर, रिवर के अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, उसकी सेम डायरेक्शन। ठीक है। नाउ यहाँ पर हम लोगों को क्या बोला होता है, रिवर के लिए आप लोगों को कभी कभार और कुछ वर्ड्स भी मिल सकते हैं। स्ट्रीम मिल सकता है, और क्या वर्ड मिल सकता है, करंट मिल सकता है। स्ट्रीम बोला जाए, करंट बोला जाए, एक ही बात है। ठीक है। सो इस क्वेश्चन के अंदर हम हमेशा ऑलवेज क्या करते हैं, लेट करते हैं स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब अगर रिवर फ्लो नहीं कर रही तो बोट किस स्पीड से मूव करेगी। इसको हमने करा x और आगे किलोमीटर पर आवर। दूसरा लेट स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम, जो भी वर्ड मेंशन हो आपके क्वेश्चन में, बी y किलोमीटर पर आवर। हमेशा यही करना, बोट की स्पीड को x और रिवर की स्पीड को y। तो इसके बाद स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम कितनी बनेगी, एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम कितनी बनेगी। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, अपस्ट्रीम का मतलब रिवर की फ्लो से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना, डाउनस्ट्रीम का मतलब सेम डायरेक्शन में जाना। जब हम रिवर की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे मतलब कि उसका फ्लो लेट से यहाँ से आ रहा है एंड मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली स्पीड हमारी कम हो जाएगी। इस वाले केस के अंदर ऑब्वियसली हमारी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है। यहाँ छोटा सा लिख देते हैं लेस स्पीड, और यहाँ लिख देते हैं मोर स्पीड। और जब हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिवर भी ऐसे जा रही है एंड हमारी बोट भी ऐसे जा रही है, तो एक तो जो रिवर का फ्लो है उसका हमको पुश मिलेगा, और जो हम बोट को सेल कर रहे हैं उसका भी अपनी फोर्स लग रही है। सो मैंने स्टिल वाटर में मतलब बोट की स्पीड कितनी है x और रिवर की स्पीड है y। अगर अपस्ट्रीम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो स्पीड कम होने का मतलब x माइनस वाई, बोट की स्पीड में से माइनस कर दी रिवर की स्पीड, और सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की स्पीड हो जाएगी ऐड। हम अपनी जो स्पीड लगा रहे हैं वो तो है ही, और साथ में रिवर की स्पीड एडिशनल। इतना बताओ, इतने में किसी को कुछ भी डाउट हो, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक एग्जांपल पता नहीं दिया था नहीं दिया था, आप लोगों ने करा नहीं करा, बट अभी करवा रहा हूँ मैं। दिस कंसेप्ट इज रियली इंपॉर्टेंट। 95% चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चन आने के। ठीक है, लिखी को कोई डाउट नहीं है। बाकी सारे बच्चों का कोई आंसर ही नहीं आया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। हिंट्स लिखा है मैंने कि ये सारी चीज़ें तीन टाइप के कंसेप्ट हैं हमारे पास।
ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम पर। A boat goes 30 kilometer upstream, शॉर्ट में लिखा है upstream, and 44 kilometer in downstream in 10 hours. Also, in 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of boat and speed of stream. आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखो ध्यान से। जो ये ऑल्सो लिखा है यहाँ से मतलब कि एक नई स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई। इससे पहले की एक स्टेटमेंट, इसके बाद की दूसरी स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जा सकती है, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जा सकती है, और टोटल टाइम कितना है 10 आवर्स में। एंड 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जा सकती है, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जा सकती है, कितनी देर में 13 आवर्स में। तो सबसे पहले तो बात आती है कि हम जो फॉर्मूला है यहाँ पर देखो, स्पीड है, टाइम है और डिस्टेंस भी है। स्पीड जो है वो हमको कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड डिस्टेंस टाइम टोटल में क्या लेके चले, इज इक्वल्स टू में स्पीड लूँ, डिस्टेंस लूँ या टाइम लूँ। जो पीछे मैंने फॉर्मूला लिखा था उसमें इज इक्वल्स टू में यहाँ पर इस प्रेजेंट क्वेश्चन के लिए स्पीड लिखें, टाइम लिखें या डिस्टेंस। स्पीड। सबसे पहली चीज तो हम करेंगे लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स। देखो यहाँ पर किलोमीटर में है, आवर्स है, तो एक्स किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी वाई किलोमीटर पर आवर। ना लिखी स्पीड में लेके नहीं चलेंगे। देखो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। कुछ डिस्टेंस उसने अपस्ट्रीम में कवर करा, कुछ डाउनस्ट्रीम में कवर करा, कितनी स्पीड से करा वो तो गिवन ही है, और टोटल टाइम लगा उसको 10 आवर्स। यहाँ पर भी कुछ डिस्टेंस उसने इतने में कवर करा, कुछ डिस्टेंस कवर करा, एंड टोटल टाइम लगा 13। तो हम इस फॉर्मूले को लेके चलेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम यहाँ पर टाइम में लेके चलेंगे क्वेश्चन। सो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ टोटल टाइम कितना लगा। हम इक्वेशन बनाएंगे इस फॉर्म में, अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा, डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगा, और दोनों को ऐड करके टोटल टाइम कितना हो गया। और अगर उस फॉर्मूले को हम ध्यान से देखें तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
ठीक है। नाउ फर्स्ट इक्वेशन में बोला कि अपस्ट्रीम का टाइम का मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड, स्पीड इन अपस्ट्रीम, ये बन गया टाइम इन अपस्ट्रीम, प्लस टाइम इन डाउनस्ट्रीम का मतलब डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू टोटल टाइम कितना लगा उसको, टोटल टाइम उसको लगे थे आपने क्वेश्चन लिखा होगा 10 आवर्स। ठीक है, बाई चांस अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो ये वाला है एग्जाम्पल नंबर 19, आप बुक्स की रेफरेंस ले सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 19 करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ना अलग अलग इंफॉर्मेशन भी गिवन है हमको। डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम कितनी है 30, स्पीड हमने अपस्ट्रीम में, अच्छा स्पीड तो हमने लिखी नहीं, स्पीड देखो जगह तो नहीं बची मेरे पास, थोड़ा सा यहीं पर लिख दूं बीच में, स्पीड अपस्ट्रीम में कितनी बनेगी, हमने पीछे लिखा हुआ था x माइनस वाई, एंड डाउनस्ट्रीम में कितनी बनेगी x प्लस वाई। ठीक है, मैं बीच में लिखना भूल गया था। नाउ स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम x माइनस वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम था 44, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई is equals to 10, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन, उसको टोटल 13 आवर्स लगे, टोटल उसको 13 आवर्स लगे जब उसने अपस्ट्रीम में 40 किलोमीटर्स कवर करे और स्पीड उसकी थी x माइनस वाई, प्लस 55 किलोमीटर्स कवर करे जब वो डाउनस्ट्रीम में गया तब, एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। पहले तो यहाँ तक बताओ सबको क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट, इक्वेशंस कैसे बनी। अब अगर इसको ध्यान से देखा जाए, ये एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज थी हमारी 3.6 उसके क्वेश्चंस की तरह बन गया। अब इस क्वेश्चन को मैं देखो पूरा सॉल्व कर रहा हूँ आज। मैंने यहाँ पर दोबारा से लेट करा 1/x-y को a एंड 1/x+y को b, therefore फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी 30a प्लस 44b इज इक्वल्स टू 10। हम इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, मैंने 2 कॉमन निकाला एंड इधर जाके कैंसिल हुआ, तो दिस विल बी 15a प्लस 22b इज इक्वल्स टू 5। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी 40a प्लस 55b इज इक्वल्स टू 13। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, so this will be equation number 4। now comes our three methods: elimination, substitution, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पर,
एलिमिनेशन, ओके। किसको एलिमिनेट करें बताओ? अभिषेक ने बोला एलिमिनेशन, एक ही ने बोला सब्स्टिट्यूशन। आस्था ने बोला सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो मेथड तो हम कोई भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लगाने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज़ कर सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में पहली चीज़ कि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ एलिमिनेशन यूज़ करते वक्त कि यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम में 15 और 40 का एलसीएम भी थोड़ा बड़ा बनेगा और 22 और 55 का एलसीएम भी थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। सो क्या चीज़ अप्लाई करें हम? और सब्स्टिट्यूशन पे जाता हूँ तो सब्स्टिट्यूशन भी कोई इतना ज़्यादा इजी तो नहीं रहेगा। चलो सब्स्टिट्यूशन पे ही जाते हैं। हम इक्वेशन 3 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, मैंने इक्वेशन 3 को यूज़ करा, ए की वैल्यू निकालूंगा एंड सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सो इक्वेशन नंबर 3 को लिया, 15a प्लस 22b इज इक्वल्स टू 5। ट्वेंटी टू बी इज इक्वल्स टू 5 माइनस 15a। आप b को भी भेज सकते थे, मैं b की वैल्यू निकाल रहा हूँ। b इज इक्वल्स टू 5 माइनस 15a अपॉन 22। उसके बाद पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 4 एंड इसको हम नाम देते हैं 5th। यूज करेंगे इसको बाद में ना। इस b की वैल्यू को मैं इक्वेशन 4 में डालने वाला हूँ। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या बनेगा। फोर्टी ए प्लस 55b इज इक्वल्स टू 13 और b की वैल्यू थी 5 माइनस 15a अपॉन 22। 5 माइनस 15a अपॉन 22 इज इक्वल्स टू 13। आगे रीजन लिख देते हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 5। सो 22 11 से कट हो सकता है 2 पर और ये 5 पर, तो क्या बना 40a प्लस 5 को मल्टीप्लाई करा 25 माइनस 75a अपॉन 2 is equals to 13. We take LCM. LCM will be 2. 80a plus 25 minus 75a is equals to 13. 2 को उस साइड भेजेंगे एंड इनको सॉल्व करेंगे। 5a प्लस 25 इज इक्वल्स टू 26। 13 इंटू 2, 25 उधर जाके बनेगा 5a इज इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू आई 1 अपॉन 5। हम और क्या बोल सकते हैं, a का मतलब था, हमने पीछे लेट क्या करा था, a को हमने लेट करा हुआ था 1 अपॉन x माइनस वाई
था a और अब ये आया 1/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 6। इतना क्लियर। और ये जो a की वैल्यू आई है, ये use the value of a in equation number 5। 5 क्या था, b is equals to 5 minus 15a upon 22। so 5 minus 15a का मतलब 1/5 अपॉन 22। कितना बन जाएगा, 5 माइनस 3/22। therefore b is therefore b is equals to 5 minus 3 is 2, 2/22 is 1/11। और b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी 1/x प्लस वाई। ये आया 1/11। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x प्लस वाई इज 11। इक्वेशन नंबर, काउंटिंग हमारी पहुंच गई थी 6 तक, तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 6 x माइनस वाई 5। इक्वेशन नंबर 7 x प्लस वाई 11। अब हम 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। अब ये बताओ इसको किस मेथड से सॉल्व करें, 6 और 7 को। इसको हम कर देते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन। सॉल्व इक्वेशन 6 एंड 7 बाय एलिमिनेशन मेथड। आप मेथड स्पेसिफाई ना करना चाहो तो भी चलेगा, सीधा सॉल्व कर देना। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये तो थी 6th इक्वेशन। और 7th है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। बाय एडिंग, हमने यहाँ पर यूज करा है बाय एडिंग। तो y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू 16। x की वैल्यू आ गई 8। पुट इन इक्वेशन 6th और 7th में भी कर सकते हो, और जो स्टार्टिंग में बनाया था फर्स्ट और सेकंड उसमें भी कर सकते हो। मैं इसको करता हूँ इक्वेशन नंबर 6th में। कितना बनेगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू है 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3। तो y की वैल्यू आ गई 3। हमें निकालना क्या था स्टार्टिंग में, x और y की वैल्यू तो 8 और 3, बट हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। x और स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दैट इज y। अच्छा, x और y ही निकालना था हमें, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की स्पीड नहीं निकालनी थी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कभी कभार क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम निकालो या डाउन स्ट्रीम। सो देयरफॉर x के लिए हुआ था स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट in still water is 8 kilometer per hour and speed of stream is 3 kilometer per hour। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, बट
इतना मुश्किल भी नहीं था, जस्ट हमने 2 बार इक्वेशंस को सॉल्व करा एक ही क्वेश्चन में। सबसे पहले इक्वेशन बनाई, फिर लेट करा, लेट करने के बाद जो ए बी में बना उनको सॉल्व करा। ए बी से हमने एक्स और वाई में इक्वेशंस बनाई, एक्स और वाई को सॉल्व करा, एंड अल्टीमेट कंक्लूजन स्टेटमेंट। 3-4 स्टेप्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, कोई डाउट हो तो बताओ। देखो, ये था हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी थी, तो मैंने इन दोनों को लिया एक्स और वाई। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का क्वेश्चन था, तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड बनाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। उसके बाद इज इक्वल्स टू में टाइम गिवन था, तो मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनाई। ये बनी पहली इक्वेशन, ये बनी दूसरी इक्वेशन। डिनोमिनेटर में एक्स और वाई होने की वजह से, डिनोमिनेटर में एक्स और वाई होने की वजह से मैंने लेट करा 1/x माइनस वाई 1/x प्लस वाई। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बनी ए और बी में। ए और बी को सॉल्व करा। जब ए और बी को सॉल्व करा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो ए और बी की वैल्यूज मिली मुझे, ए और बी की वैल्यूज मिली 1/5 एंड 1/11। 1/5 ए था, तो ए की वैल्यू पुट करके हमने एक्स और वाई में कन्वर्ट करा क्वेश्चन, तो एक एक्स और वाई में इक्वेशन मिली, और ऐसे ही एक इक्वेशन बी से मिली एक्स और वाई में, जिसको हमने 6th और 7th इक्वेशन मार्क करा। नाउ हमने 6th और 7th इक्वेशन को सॉल्व करा। कोई भी मेथड लगा सकते हैं, मैंने एलिमिनेशन लगा दिया। यहाँ से नॉर्मली एक्स और वाई की वैल्यू आई, एंड हमको अल्टीमेट आंसर में एक्स और वाई ही निकालना था। थोड़ा सा लेंदी था, टिपिकल भी हो सकता है, बट पेपर में आने के चांसेस बेहद ज़्यादा। बताओ, कोई डाउट हो तो। जल्दी से बताओ, कोई डाउट हो तो, अदरवाइज फिर ज़्यादा टाइम नहीं है, आगे चलेंगे। ठीक है, लिखी को कोई डाउट नहीं, बाकी स्टूडेंट्स, अभिषेक को कोई डाउट नहीं, नेहा को कोई डाउट नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपने जो 3.6 में क्वेश्चन देखे, जनरली ए और बी से डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यू निकल जाती थी, या फिर इस टाइप से 2 बार सॉल्व होगा। 3 टाइम सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। सो अब मैं आपको आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो इक्वेशंस बनवा रहा हूँ बस। एक्सरसाइज 3.6, आंसर नंबर फर्स्ट तो पूरा हो गया, सेकंड, आंसर नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट सेज रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक लड़की है रितु नाम की, रितु कैन गो डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड बोल दिया, मतलब सेकंड स्टेटमेंट बनने वाली है, कैन गो अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स। अच्छा, मैंने डिस्टेंस में लिखा, सॉरी, डाउन स्ट्रीम, हेयर इट इज 20 किलोमीटर्स एंड अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर्स। गलती से मैं डिस्टेंस लिखना भूल गया। डाउनस्ट्रीम जाते वक्त वो 2 आवर्स में 20 किलोमीटर कवर कर सकती है, और अपस्ट्रीम जाते वक्त वो 2 आवर्स में 4 किलोमीटर कवर कर सकती है। ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। हमें फाइंड क्या करना है? स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर मतलब वही बोट की स्पीड, इसको हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर।
और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हमने लेट कर लिया y किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना कितना बनेगा? अपस्ट्रीम में सेम x माइनस वाई एंड यहाँ पर x प्लस वाई। क्लियर? अब दिस क्वेश्चन इज रिलेटिवली सिंपल जो हमने ऊपर करा। यहाँ पर सिंपल सा देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें एक ही स्टेटमेंट में बोला हुआ था कि वो कुछ डिस्टेंस अपस्ट्रीम में गया, कुछ डाउनस्ट्रीम में गया एंड टोटल टाइम इतना लगा। यहाँ पर एक स्टेटमेंट में सिर्फ डाउनस्ट्रीम के बारे में बात करिए, दूसरी स्टेटमेंट में सिर्फ अपस्ट्रीम के बारे में बात करिए। सो डिस्टेंस है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड है और टाइम है। हम किसी भी वे में इक्वेशन बना सकते हैं। डिस्टेंस में बना लेते हैं। इक्वेशन हम बनाएंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? पहली इक्वेशन, उसने डिस्टेंस कवर करा 20 किलोमीटर्स, स्पीड कितनी थी? डाउनस्ट्रीम में जाते वक्त स्पीड थी x प्लस वाई और टाइम कितना लगा? टाइम उसको लगा 2 आवर्स। सो कितना बन जाएगा? 2 यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये बनी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और ऐसे ही सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? डिस्टेंस उसने कितना कवर करा? 4 किलोमीटर्स, स्पीड थी उसकी x माइनस वाई अपस्ट्रीम में, टाइम उसको लगा 2। 2 और 4 कैंसिल हो सकते हैं, तो ये बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इसके आगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बताओ, इक्वेशन समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। यस, ठीक। जो आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो है वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन। वर्क एंड टाइम के बारे में हमने सिर्फ अभी नोटिंग करी थी, करा नहीं था। आंसर नंबर 2 सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम वाला। अभी इस क्वेश्चन को करने का टाइम हमारे पास नहीं है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूरी एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं आंसर नंबर 3, सॉरी सेकंड पार्ट का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पार्ट नंबर 3 बोलता है दैट एक लड़की है रूही नाम की, उसने ट्रैवल करा 300 किलोमीटर टू हर होम। वो किसी जगह पर थी, वहां से अपने घर गई और डिस्टेंस था 300 किलोमीटर्स। अब ये 300 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसने देखो क्या क्या करा। क्वेश्चन में बोला है कि पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस, मतलब कि ये 300 किलोमीटर आधा रास्ता उसने ट्रेन से कवर करा एंड आधा रास्ता उसने बस से कवर करा। आधा मतलब कि कुछ रास्ता, कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेन से कवर करा हुआ है एंड कुछ डिस्टेंस उसने बस से कवर करा हुआ है। ठीक है, कितना कितना करा देखते हैं। पहली स्टेटमेंट में बोला दैट शी टेक्स 4 आवर्स, उसको लगते हैं 4 आवर्स। कब? अगर वो ट्रेवल करती है 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 60 किलोमीटर ट्रेन से एंड रिमेनिंग बाय बस, रिमेनिंग बाय बस। रिमेनिंग का मतलब कितना बच गया यहाँ पर?
कितना डिस्टेंस बच गया? टोटल 300 था, 60 ट्रेन से करा, तो रिमेनिंग बस के लिए कितना बचा? आंसर तो इसका आप ही दोगे। 240, बिल्कुल ठीक। दैट इज 240 किलोमीटर्स। दूसरा उसने क्या बोला कि इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है, एंड रिमेनिंग बाय बस, और रिमेनिंग बस से करती है, रिमेनिंग कितना बचा अब? रिमेनिंग बचा 100 किलोमीटर्स। इन दिस केस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। 10 मिनट्स लॉन्गर का मतलब 4 hours 10 minutes। Find the speed of train and bus separately. Find speed of bus and train। ठीक है, अब जो भी चीज़ देखो हमको फाइंड करनी होती है ना, लास्ट स्टेटमेंट जो हम पढ़ते हैं, तो उसको तो हम लेते हैं एक्स और वाई। स्पीड ऑफ बस मैंने ले लिया x किलोमीटर पर आवर, ट्रेन को मैंने ले लिया y किलोमीटर पर आवर। Speed of bus is x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ ट्रेन इज y किलोमीटर पर आवर। ये मैंने करा लेट। ये मैंने क्या करा हुआ है? लेट। अब ध्यान से सुनना, इस टेबल को ध्यान से देखो। इतना डिस्टेंस ट्रेन से, इतना डिस्टेंस बस से, इतना टाइम लगा टोटल, और टोटल इतना डिस्टेंस कवर हुआ। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, हम फॉर्मूला किस में रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे? स्पीड में, टाइम में, या डिस्टेंस में? स्पीड मत बोलना क्योंकि वो तो निकालनी है। टाइम लें या डिस्टेंस लें? टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनाएं या डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में? हमें टोटल में डिस्टेंस भी गिवन है, टोटल में टाइम भी गिवन है। जल्दी से बताओ। आपके पास यही जजमेंट है कि आप इक्वेशन बनाते किस फॉर्म में हो। अगर आपको इक्वेशन बनानी फॉर्मेशन समझ में आ गई तो आप इक्वेशन भी बना सकते हो। जल्दी से बताओ किस के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनाई जाएगी? नो वन। चलो मैं आपको फिर हिंट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करके आओगे। इन 4 or 10 minutes रिमेनिंग बाय बस 200 किलोमीटर। देखिए ये आपने क्या बोला? इन 4 or 10 minutes। अच्छा, सॉरी, रिमेनिंग। अब आप गलतियाँ ढूंढने में लगे हो। दिस इज 200, ठीक है, समझ में आ गया। फॉर्मूला किसके रिस्पेक्ट में बनेगा बट? तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, हिंट देके। बाकी सारी चीज़ तो मैंने बना दी आपके लिए। एक तो आपको ध्यान रखना है इसका, पूरा क्वेश्चन किलोमीटर पर आर में रहना चाहिए। किलोमीटर्स में है, किलोमीटर में है, आर में है। एक तो इसको पूरा का पूरा आर में कन्वर्ट करना है, इस पूरी यूनिट को आर्स में कन्वर्ट करना है, कितने आर बने। ठीक है, इसका ध्यान रखना। और दूसरा ये क्वेश्चन बनेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं, टाइम। ये क्वेश्चन बनेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल्स टू टाइम टोटल।
अब इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, कुछ को ना पता हो। एक्सप्लेनेशन ये है कि डिस्टेंस टोटल में तो दिया था, बट बाइफर्केशन दे रखी है डिस्टेंस की। टाइम तो टोटल में ही लगा है 4 आवर्स, इसमें कितना टाइम लगा, इसमें कितना टाइम लगा पता नहीं। तो टोटल वाली यूनिट है 4 आवर्स, तो हम टाइम लेके चलेंगे टोटल में। टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल्स टू टोटल टाइम। इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है, एंड नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। सो इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, ऊपर होमवर्क लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। होमवर्क इज एग्जाम्पल नंबर 19। क्वेश्चन 1 के रिमेनिंग पार्ट जो आपके बचे हैं वो वाले जो मैंने आज करवाए हैं वो भी आपके डाउट्स ही होंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, सेकंड ट्राई मत करना, सेकंड मुझे करवाना है। और ये तो है एक्सरसाइज नंबर 3.6। ठीक, इसके अलावा एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन 5 भी अटेम्प्ट करके आना। नेक्स्ट क्लास में ये मत बोलना ऑप्शनल एक्सरसाइज थी, बोर्ड्स में नहीं आएगी, स्टार मार्क करके लिखा हुआ है। जिस चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं होगी मैं ऑटोमेटिकली छुड़वा दूंगा, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं होंगे मैं ऑटोमेटिकली छुड़वा दूंगा। इस एक्सरसाइज की ऑप्शनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगी, आ सकती है, स्कूल के पेपर्स में भी आ सकती है, एंड अगर ना भी आए तो आपके आगे की क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, जस्ट उन्होंने ऑप्शनल में डाले हुए हैं। बट ट्राई करके आना क्वेश्चन 5, रिमेनिंग क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। ठीक है, बताओ किसी को और कुछ डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। आज के लिए इतना ही कंटेंट था। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। बाय।